राज्य सरकार ने 21 आईएएस, 56 आईपीएस और 28 आईएफएस समेत कुल 105 अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इसमें 3 कलेक्टर, 5 रेंज आईजी और 14 जिलों के एसपी भी शामिल हैं। चूरू और बारां में कलेक्टर और एसपी दोनों बदले गए हैं। केंद्र सरकार से वापस आने के बाद पोस्टिंग का इंतजार कर रहे सीनियर आईएएस सुधांशु पंत को एसीएस, जलदाय और भूजल विभाग की कमान दी गई है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त दिनेश यादव को हटाकर उनकी जगह यज्ञमित्र सिंह देव को लगाया गया है। यादव को सचिव सामान्य प्रशासन और कैबिनेट की जिम्मेदारी दी गई है। सामान्य प्रशासन के विशिष्ट सचिव मोहन लाल यादव को हटाकर आयुक्त विभागीय जांच लगाया गया है। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोवर्धन, ब्यूरोक्रेसी में इतना बड़ा बदलाव अचानक? बिल्कुल, देखिए, देर रात ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया गया है और इस बदलाव में कई तरह के प्रशासनिक मैसेज भी छिपे हुए हैं, क्योंकि सरकार के स्तर पर जो मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाया गया है और जनप्रतिनिधियों से जो फीडबैक का सिस्टम बनाया गया है, उसका असर साफ तौर से इस आईएएस और आईपीएस की तबादला सूची में देखने को मिल रहा है। बहुत सारे जिलों में जहां एसपी बदले हैं उनको लेकर के भी जो एक सामाजिक ताना बाना है उसका ध्यान रखा गया है। एससी अत्याचारों से लेकर के और जिस तरह की खबरें पहले आती थी, शिकायतें ग्राउंड से आती थी, उनको दूर करने के लिहाज से भी इस तबादला सूची को अगर एसपी को देखा जाए और उनके बैकग्राउंड को देखा जाए तो उसमें काफी कुछ उन शिकायतों को दूर करने का प्रयास भी लगता है। लेकिन कुल मिलाकर के जो पूरी मिनी प्रशासनिक सर्जरी की गई है उसके पीछे जो फीडबैक तंत्र है उसका भी काफी इस्तेमाल किया गया बताते हैं। जहां पर जिन जिलों से लैंड ऑर्डर को लेकर के शिकायतें मिल रही थी वहां भी बदलाव किए गए हैं। कुछ बदलावों की जो झलक है वो इसमें इस तरह से फीडबैक तंत्र देखने को मिल रही है। आगे क्योंकि सरकार को बजट में जाना है, निकायों के चुनाव भी है, उसके लिहाज से भी ये जो पूरा प्रशासनिक और पुलिस का फेरबदल है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, सामाजिक ताना बाना आपने बताया ठीक है सुदृढ़ करने के लिए, लेकिन गोवर्धन, अमूमन जब इस तरह के तबादले होते हैं तो देखा जाता है फीडबैक के आधार पर ही तबादले किए जाते हैं। इस तरह के तबादले होते हैं तो देखा जाता है कि इन अधिकारियों के खिलाफ कुछ शिकायतें मिली हैं और उसके बाद इनके तबादले होते हैं। क्या ऐसा कुछ रहा? बिल्कुल, कई जगहों पर ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जहां जनप्रतिनिधियों की शिकायतें थी लंबे समय से, क्योंकि विधायक अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहता है, तो सरकार किसी भी पार्टी की हो और विधायकों का, सत्ताधारी पार्टी का अगर विधायक है तो तबादलों में उनकी भूमिका रहती आई है। वो फीडबैक देते हैं, उसके हिसाब से शिकायतों का वेरिफिकेशन होता है। अगर उसके हिसाब से बातें सही पाई जा जाती है, जनप्रतिनिधियों का फीडबैक और सरकार का तंत्र का फीडबैक, तो उसका असर होता है। और इस तबादला सूची में भी इसका असर कई जिलों में देखने को मिल सकता है जहाँ पर ऐसे बदले गए हैं। 12 के कलेक्टर के बदलने की जहाँ तक बात है तो इंद्र सिंह राव के वहाँ एसीबी में पकड़े जाने के बाद में 12 में अब नए कलेक्टर, पूर्णकालिक कलेक्टर की जिम्मेदारी वहां पर दी गई है। ठीक है, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। बड़ा बदलाव, ब्यूरोक्रेसी में 21 आईएएस, 56 आईपीएस और 28 आईएफएस समेत 105 अफसरों के तबादले देर रात किए गए। और बड़ी खबर आ रही है चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ में मुठभेड़ की खबर। तस्कर और नारकोटिक्स टीम में मुठभेड़ हुई है। डूंगला क्षेत्र के पदमपुरा गांव के पास की घटना है। दबिश देने पहुंचा निवारक दल पर फायरिंग और मुठभेड़ की घटना में एक आरोपी को गोली लगी है। पत्थर लगने से एक अधिकारी भी घायल हुआ है। दोनों घायलों को उदयपुर चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया है और जो दूसरे आरोपी थे वो मौके से फरार होने में कामयाब रहे। तस्कर वाहन से 63 किलो डोडा चूरा बरामद। चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदड़ा सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या अपडेट इस पूरे मामले पर? डुंगला तहसील के पदमपुरा में आधी रात की घटना है जहां पर निवारक दल जो है मुखबिर की सूचना पर एक
खेत पर दबिश देने पहुंचा। उस दौरान वहां मौजूद तस्करों ने फायरिंग करी और जवाब में निवारक दल जो था उन्होंने भी फायरिंग का जवाब दिया, जिसमें एक जो आरोपी है उसको गोली लग गई, जिसे उदयपुर के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। दूसरी ओर जो एक अधिकारी थे उन्हें पत्थरबाजी में भी वो भी घायल हो गए हैं, जिन्हें भी उदयपुर ले जाया गया है। सभी जगह जिले के सहित अन्य क्षेत्रों में भी नाकाबंदी कर दी गई है। तस्करों की तलाश जारी है और एक जो तस्कर जिसे गोली लगी वो गिरफ्तार है और जो वाहन है एक वाहन उसमें से 63 किलो डोडा चूरा भी बरामद किया है निवारक दल ने। जी कितने बजे की घटना है पीयूष, किस वक्त की घटना है और इनके पास से नशे की बड़ी खेप भी बरामद की गई है। अब जो आरोपी घायल है उससे पूछताछ में क्या कुछ पता लगने की संभावना है, क्या संभावना जताई जा रही है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो चित्तौड़गढ़ जिला जो है वो अफीम उत्पादक के दृष्टि से अग्रणी जिला माना जाता है और यहाँ डोडा चूरा की तस्करी जो है वो बहुत पैमाने पर होती है। इसी वजह से जब निवारक दल को सूचना मिली मुखबिर की तब वो वहां पर पहुंचा और इस तरह की घटना को अंजाम हुआ है। और जो आरोपी अभी जो है घायल स्थिति में है, जिसके ठीक होने के बाद ही पता चल पाएगा और पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार कितने लोग इसमें शामिल हैं और कौन कौन तस्कर इसमें शामिल है, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस द्वारा किए जाएंगे। जी अच्छा, शुरुआती जांच में क्या कुछ पता चल पाया है? कितने लोग थे इस मुठभेड़ में शामिल? ये आरोपियों की संख्या कितनी थी और कहाँ इनके तार जुड़े हुए हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मौके पर 3 जो वाहन थे वो लग्जरी वाहन थे, उसमें ये तस्कर सवार थे। करीब ये 6 से 7 तस्कर जो माने जा रहे हैं वो सवार थे, जिसमें से एक जो चालक था एक गाड़ी का उस पर फायरिंग करी और उससे वही घायल हुआ है, जिसके बाद मौके से सारे जो तस्कर थे वो भाग छूटे और जो घायल है उसे गिरफ्तार करके चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी के लिए। खबर चित्तौड़गढ़ से तस्करों नारकोटिक्स टीम में मुठभेड़ हुई है। पदमपुरा गांव के पास की घटना है। डूंगला क्षेत्र के पदमपुरा गांव के पास की घटना। निवारक दल दबिश देने पहुंचा था तभी मुठभेड़ हुई। फायरिंग और मुठभेड़ की घटना में एक आरोपी को भी गोली लगी है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। खबर नागौर जिले के कुचामन सिटी से है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स के घर पर खुलेआम फायरिंग कर दी। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बाइक सवार बदमाश घर के दरवाजे पर खुलेआम फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पीड़ित सुनील शर्मा को पूर्व में भी फिरौती की धमकी मिल चुकी है और आनंद पाल गैंग से ताल्लुक रखने वाली लेडी डॉन अनुराधा के कहने पर अगस्त के महीने में बहादुर सिंह और श्याम सिंह नामक 2 युवकों ने इसे धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बहादुर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुनील शर्मा के घर पर गैर बदमाशों ने फायरिंग की। एसएचओ कुचामन और मैं मौके पे पूछा तो इनके गेट के ऊपर एक फायरिंग के निशान मिले और इसमें चारों तरफ नाकाबंदी करा दी गई। जो भी संदिग्ध बदमाश है वो मोटरसाइकिल से आए, बाइक की तलाश की जा रही, बदमाशों की तलाश की जाएगी। विशेष टीम का गठन किया गया और जल्दी कार्रवाई की जाएगी। बीकानेर में बदमाशों ने एक बार फिर पुलिसिया मुस्तैदी को धक्का बताते हुए दिन दहाड़े बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बीकानेर में दिन दहाड़े लूट से मची सनसनी थमने का नाम नहीं ले रही। जगह मुक्ता प्रसाद नगर स्थित ग्रामीण बैंक। वक्त शाम करीब 4:45 बजे। 2 युवक बैंक में घुसे। एक युवक काउंटर में दाखिल हुआ, दूसरा युवक कर्मचारियों को रुपए बताने के लिए कहता है। तभी एक व्यक्ति को लुटेरे ने पकड़कर अंदर ढकेल दिया और उसके बाद ताबड़तोड़ 2 गोलियां दाग दी। एक गोली मैनेजर को लगी, जिससे वो घायल हो गया। इसके बाद लुटेरे लॉकर से करीब 11 लाख रुपए लेकर भाग गए। बताया जा रहा है कि 17-18 नंबर गली की ओर से दोनों लुटेरे निकले थे। देखिए, अभी प्रारंभिक स्तर पे कुछ कहना मुश्किल है। चेहरे ढके हुए थे, उन्होंने अपने चेहरे को अच्छे से कंसील किया हुआ था। लोकल हैं या बाहर हैं, ये सारा चीज़ें अनुसंधान का विषय। हमारे लिए अपराधी हैं, चाहे लोकल का हो चाहे बाहर का हो, तो ट्रेस करना हमारे लिए डेफिनेटली बड़ी चुनौती है। घटना के बाद आईजी, एसपी समेत कई थानों के अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिन्हें स्थानीय जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। लेकिन आज परिस्थिति में इस सब चीज़ का जिम्मेदार मैं प्रशासन को मानता हूं। प्रशासन को इसलिए मानता हूं कि प्रशासन ने जो चौकी खुली हुई थी उसको भी बंद कर दी, जबकि यहाँ पर थाना
मंजूर किया हुआ है। दिन के उजाले में वारदात को अंजाम देकर बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दी है। देखना होगा पुलिस इस चुनौती का क्या जवाब देती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से सतवीर सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। जयपुर वासियों को आरामदायक सफर की सौगात मिलने वाली है। जयपुर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड 200 नई बसें जल्द ही पिंक सिटी की सड़कों पर उतारेगी। नई एसी और नई नॉन एसी बसें आम लोगों के सफर को और आसान बनाएगी। आरामदायक होगी जयपुर में यात्रा। यात्रियों को मिलेगी एसी बस की सुविधा। तो एसी बस ले रहे हैं डीजल में और 70 नॉन एसी बस ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसें सारी की सारी एसी बसें होंगी और जनवरी में हमारे पास 150 डीजल बसों के आने का हम समझ रहे हैं कि हो जाएगा, आना शुरू हो जाएगा। उसके थोड़े दिन बाद हम शुरू भी कर देंगे काम करना, उनका ऑपरेशन शुरू कर देंगे। सुना आपने, जयपुर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड न्यू ईयर में राजधानी वासियों के सफर को सुकूनदायक बनाने के प्रयास में जुट गया है और इसके लिए 100 डीजल और 100 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही हैं, जो जून तक जयपुर की सड़कों पर दौड़ने लगेंगी और पिंक सिटी के लोग इन प्रदूषण रहित नई एसी बसों में सफर कर सकेंगे। इलेक्ट्रिक बस भी जून तक 100 की 100 बसें हमारे पास आ जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसें हम चलाएंगे सामान्य डिपो से और जो डीजल बसें चलाएंगे हमारा जो नवनिर्मित जो डिपो है बगराना, वहाँ से चलाएंगे। तो लोगों को नए साल में नई बसें मिलेंगी और अच्छी सुविधा मिलेंगी। जयपुर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड को केंद्र सरकार के भारी उद्योग विभाग की ओर से 100 इलेक्ट्रिक बस और स्मार्ट सिटी मद से 100 डीजल बसों की सौगात मिल रही है, जिनमें जनवरी में 50 बसें जयपुर को मिल जाएगी। डीजल बसों में 30 एसी और 70 नॉन एसी बसें होंगी। बसों का संचालन JCTSL निर्धारित शर्तों पर करेगी। इलेक्ट्रिक एसी बस के लिए वेंडर को प्रति किलोमीटर 66 रुपए 50 पैसे दिए जाएंगे। डीजल एसी बस के लिए प्रति किलोमीटर 38 रुपए 45 पैसे का भुगतान होगा और डीजल नॉन एसी बस के लिए JCTSL वेंडर को प्रति किलोमीटर 36 रुपए 45 पैसे का भुगतान करेगी। भारत सरकार का जो भारी उद्योग विभाग है उससे इसमें सब्सिडी मिल रही है, तो दोनों बसें ही एक तरह से हम उनके सहयोग से लेंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से हमें केवल प्रति किलोमीटर का पैसा देना है। कंडक्टर हमारा होगा, ड्राइवर वेंडर का होगा, ऑपरेटर का होगा। नए साल में पिंक सिटी को मिलने वाली नई बसें पूरी तरह हाईटेक होंगी और उसमें सुरक्षा के लिहाज से पैनिक बटन के साथ बाकी उपकरण भी लगे होंगे, ताकि जयपुर के यात्री बसों में सुकून के साथ सफर का आनंद ले सके। दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। अगर आपको किसानों की बदहाली की खबरें परेशान करती हैं, सिस्टम से आपका भरोसा तोड़ती हैं, तो जयपुर से आई ये खबर आपके लिए ही है। किसानों की परेशानियों पर लगा ब्रेक। नवाचार से चमत्कार। शुक्रिया सरकार। गहलोत सरकार के नवाचार के नतीजे मिलने लगे हैं। किसान खुश हैं कि अब उन्हें कर्ज के लिए चिरौरी नहीं करनी पड़ रही है, कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे। ऑनलाइन में बढ़िया जी, पहली गए चक्कर काटना पड़े जो अब वो ऑनलाइन है, वो तो कोई परेशानी होना। लोन मिल गया। कितने का लोन? 25,000 का। किसानों को देखो एक दो समय से लोन मिला, टाइम से लोन मिला और लोन की अच्छी सुविधा मिली और मतलब ये क्या है कि जैसे 2-3 बार चक्कर नहीं काटना पड़ा, ऑनलाइन काम होने से बढ़िया मतलब संतुष्ट काम हुआ। दरअसल 2019 में प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान ने देश में पहली बार सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना की शुरुआत की, जिसके बाद किसानों को फसली ऋण लेने के लिए आधार आधारित सत्यापित करवाना पड़ता है। साथ ही बायोमेट्रिक प्रणाली के तहत थंब इम्प्रेशन भी देना पड़ता है, जिससे गलत तरीके से कर्ज ले रहे किसान अब प्रक्रिया से बाहर हो गए। ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब तक 12,72,000 नए किसानों को कर्ज मिल चुका है। ये वो किसान हैं जो पहले व्यवस्था की खामी के चलते कर्ज से वंचित रह जाते थे, लेकिन अब इन किसानों को
2554 करोड़ का कर्ज वितरित किया जा चुका है। हमने आधार आधारित सत्यापन करके किसानों को नई सौगात दी है। इस कारण से 12,27,000 किसान जुड़ चुके हैं और टारगेट हमारा जारी है। जितने किसान जुड़ेंगे उतने को ऋण देंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने के बाद नए किसानों को ऋण दिए जाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। भविष्य में यह आंकड़ा 25 लाख तक ले जाने की कवायद है। राज्य सरकार ने कोरोना काल में किसानों के हित में निर्णय लेकर किसानों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। और बुलेटिन में बात अब चूरू की उस बालिका वधू की जो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई। छटपटाई पहले, फिर ढीली पड़ी, फिर ढह गई। 9 साल हो गया, 2012 में करी। मेरी छोटी, मैं 11 साल की बेटी, हम की कौन जानती। जब मेरे भाई का बदला मेरी शादी कर दी। 11 साल की उम्र में परिजनों ने जबरन कराई शादी। आटा साटा प्रथा के चलते रचा दी कच्ची उम्र में शादी। पढ़ने लिखने की उम्र में इसकी शादी इससे 3 गुनी उम्र के शख्स से कर दी गई। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ बाप को इसके भाई के लिए बहू लानी थी। ये लड़की है जो इसकी शादी की हुई है इसका भाई के बदले, और ये जब शादी की थी तब ये नाबालिग थी। 2 बच्चे होने के बाद शराबी पति ने किया बेघर। पीहर पक्ष ने भी बालिका वधू से किया किनारा। शराबी पति की प्रताड़ना के शिकार बालिका वधू ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन इसकी बदकिस्मती यही नहीं रुकी। इसके बच्चों का भी बंटवारा कर दिया गया। एक बच्चे को ननद ले गई, जबकि दूसरे बच्चे के साथ इसे मारपीट कर ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। पीड़िता का इल्जाम है कि शराब के नशे में उसका पति उसके साथ मारपीट करता है। घर पर अपने शराबी दोस्तों को बुलाता है जो इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसको इसका पति मारता है और ससुराल में वो शराब पी के किसी दोस्तों को साथ लेके आता है। ये बात इस लड़की ने हमें बताई है। ससुराल वालों के सितम से परेशान जब बालिका वधू पनाह के लिए पीहर पहुंची तो इसके भाई और मां ने भी इस पर चोरी का इल्जाम लगाकर इसे बेघर कर दिया। फिलहाल दूसरों के घर बर्तन बासन कर अपना और अपनी औलाद का पेट पाल रही बालिका वधू ने महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र से न्याय की गुहार लगाई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात लेक सिटी उदयपुर की, जहां मंगलवार की सुबह पूरा जिला कोहरे के आगोश में रहा। शहर में विजिबिलिटी भी काफी कम रही। शहर के आसपास की अरावली की पहाड़ियां कोहरे के चलते अदृश्य हो गई। दरअसल बीती रात बूंदाबांदी होने के बाद कोहरा छाना शुरू हो गया था। सोमवार सुबह तक पूरे शहर में घना कोहरा छा गया था। हालांकि तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन यह अनुमान है कि कोहरा हटने के बाद एक बार फिर कड़कड़ाती ठंड महसूस होगी। श्रीगंगानगर की बात कर लेते हैं, जहां लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। वहीं सोमवार देर शाम हुई बारिश के बाद जिले वासियों को ठंड के साथ साथ बारिश के साथ भी दो चार होना पड़ रहा है। दरअसल यहां बारिश की वजह से जगह जगह पानी भराव और सड़कों पर पानी जम गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंगानगर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जताया था कि श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में बारिश और मेघ वर्जन होने की संभावना है, जिसका सीधा सीधा असर श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर देखने को भी मिला। कल देर शाम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर हुई बारिश के बाद में एक तो लोग पहले ही ठंड से परेशान थे और बारिश होने के बाद में ये मौसम का मिजाज और ज़्यादा बिगड़ गया। अभी हम आपको श्री गंगानगर जिला मुख्यालय का नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह से जगह जगह पानी भराव की ये समस्या देखी जा रही है। लोग काफ़ी परेशान हैं। हालांकि तेज़ बारिश और ठंड की वजह से मॉर्निंग वॉकर्स की जो संख्या है वो काफ़ी कम हो गई है सड़क पर। मौसम बदल रहा है, बारिश हो गई है, लेकिन टेम्परेचर भी काफ़ी गिर रहा है टेम्परेचर में भी, और थोड़ा मॉर्निंग वॉक के लिए हो रही है परेशानी। बाकी मौसम टेम्परेचर में कमी आ रही है। टेम्परेचर तो इन दिनों बढ़ा है, तो सर्दी से तो थोड़ी राहत मिली है। आज सर्दी कम है, लेकिन मौसम बारिश का बना हुआ है और ठीक है मौसम।
तो देखिए ये श्री गंगानगर के मॉर्निंग वॉकर्स हैं जो रोज़ मॉर्निंग वॉक्स पर निकलते हैं। हालांकि तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद से सर्दी से थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस ठंड के मौसम में बारिश का होना एक तरह से श्री गंगानगर वासियों को डबल परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।